तो देवभूमि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने एक बार फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव का इस्तीफा मांगा है। बॉबी पवार का कहना है कि बेरोजगारों ने पहले ही जांच फिर परीक्षा की बात कही थी, लेकिन आयोग और सरकार जानबूझकर परीक्षा कराने में तुले हैं। बॉबी पवार का दावा है कि रविवार को हुई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा से पहले नकल माफियाओं ने कई बच्चों को पेपर पढ़ा दिया था और ऐसे में सरकार को फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा को निरस्त करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। रविवार को हुई फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में कुल 1,43,000 बच्चे शामिल हुए, जबकि 63,000 से ज्यादा बच्चों ने इस परीक्षा से दूरी बनाकर रखी। विपक्ष का कहना है कि बच्चों का सरकार से विश्वास उठ गया है, इसीलिए हजारों बच्चों ने परीक्षा नहीं दी, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है। और आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने एक बार फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव का इस्तीफा मांगा है। बॉबी पवार का कहना है कि बेरोजगार परीक्षाओं की पहले सीबीआई जांच फिर परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ही कर्मचारी पेपर लीक करने में शामिल हैं। बावजूद इसके आयोग और सरकार जानबूझकर परीक्षा कराने में तुली है। बॉबी पवार का दावा है कि रविवार को हुई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा से पहले ही नकल माफियाओं ने कई बच्चों को पेपर पढ़ा दिया था। ऐसे में सरकार को फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा को निरस्त करना चाहिए था। आयोग के कार्यप्रणाली पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, एपीओ की परीक्षा देखिए, जो 2016 में परीक्षा हुई थी, जो उसमें 2016 में जो पेपर प्रिंट हुआ था उसमें जो वर्ष वो 2016 लिखा हुआ था, परंतु 2022 में भी जो परीक्षा हुई उसमें भी 2016 का प्रिंट लिखा हुआ है। और उसके अतिरिक्त जो एपीओ के छात्रों को अलग अलग व्हाट्सएप जो मैसेज जाते हैं उसमें उन्हें लिखा जाता है व्हाट्सएप में कि आपको हम एपीओ के जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं और 100% उसकी गारंटी है जो हमारे पास होने की है। तो ये सारी चीज़ें, ये आयोग से अंदर से लेकर लिंक जो माफियाओं तक का जो लिंक है वो कब टूटेगा, हमारी ये चिंता है। एक बच्चा कितने बार, वो एक बार ऐसी उसको सह सकता है, 2 बार सह सकता है ऐसी घटनाओं को, परंतु बारंबार जब ये पुनरावृत्ति घटनाओं की हो रही है तो बड़ा दुख होता है हमें भी, और बड़ा दुख होता है उनको जो रात दिन मेहनत कर रहा है। आपको बता दें कि राज्य में वन आरक्षी भर्ती परीक्षा से ठीक एक दिन पहले एसटीएफ ने ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया था। बेरोजगार संघ का आरोप है कि इस गैंग ने हरिद्वार के एक गांव में बच्चों को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर पढ़ाया है, जिसकी परीक्षा रविवार को हुई। वहीं बॉबी पवार का दावा है कि उनके पास कुछ लोगों की सूची है जिन्हें वह जल्द पुलिस को सौंपने जा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को इस हंगामे के बीच राज्य में रविवार को फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 1,43,000 बच्चे शामिल हुए, जबकि 63,000 से ज्यादा बच्चों ने इस परीक्षा से दूरी बनाकर रखी। विपक्ष का कहना है कि बच्चों का सरकार से विश्वास उठ गया है, इसलिए हजारों बच्चों ने परीक्षा नहीं दी, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है। मैं इस पर इतना ही कहूँगा कि लोगों का विश्वास सरकार ने खोया है और इस बात का परिणाम है जो वन दरोगाओं की भर्ती थी उसमें कई हजार अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई फायदा नहीं एग्जाम देके, क्योंकि लोगों को अब सरकार की इस कार्यप्रणाली पे भरोसा नहीं है और राम के अनुयायी होने वालों को पुरुषोत्तम
मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेके राजनीति करने वाले लोगों को अब समय आ गया है कि वो उस मर्यादा का पालन करें। जहां जनता को भरोसा नहीं है उस व्यवस्था को सरकार को बदलना चाहिए। धामी जी से उम्मीद थी पर लगता नहीं कि वो राम के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। देखिए, सरकार ने बहुत कठोर नकल विरोधी कानून लेकर सरकार आई है और उसी के तहत जिन लोगों की संलिप्तता है या कोई इस तरीके का माहौल बना रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। कहीं थोड़ा भी सुख सुबह हो रहा है तो ऐसे लोगों पर जांच भी की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। नकल विरोधी कानून बनने के बाद सरकार ने सफलतापूर्वक 4 परीक्षाएं करा ली हैं और ये 4 परीक्षाएं बेरोजगारों के भविष्य को देखते हुए निर्विघ्न संपन्न हुई है और जो छात्र छात्राएं और नौजवान बेरोजगार जिन्होंने इन परीक्षाओं में आवेदन किया है, परीक्षाओं में जो आए हैं, उन सब के अंदर कोई संशय नहीं था। सब ने ईमानदारी से परीक्षाएं दी हैं। की नियत न तो नौकरी की देने की है, ये पेपर लीक, ये मैं तो कहूँगा कि सरकार के लोग ही इसमें इन्वॉल्व क्यों हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं षड्यंत्र है कि केवल युवाओं में कह दो कि हमने नौकरी खोल दी है, हम पेपर करा रहे हैं, और एक तरफ अपने लोगों के द्वारा पेपर लीक करा करके उसको समाप्त कर रहे हैं। तो सरकार 2 लाभ ले रही है। एक तो पेपर के नाम पर बच्चों से फीस ले रही है और पेपर लीक करके ना तो उनका जो फीस है वो वापस कर रही है। तो सरकार धन भी बटोर रही है और युवाओं का जीवन भी बर्बाद कर रही है। ये नकल माफिया वही हैं जो पहले भी नकल कराने में पकड़े जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो नकल विरोधी कानून है ये लचर है, ये मजबूत कानून नहीं है। अगर मजबूत होता है, इसमें सजाओं का सख्त प्रावधान होता तो इस बार अपराधी ये हिमाकत नहीं करते। नंबर दूसरी बात, ये सरकार की आप इसको देखिए इंटेंशन क्या है कि जिस गाड़ी में सील टूटी और पेपर चोरी हुई है उसी गाड़ी का मालिक और उस गाड़ी का ड्राइवर कह रहे हैं कि साहब मेरी गाड़ी को जो है रोका गया, उसको लूटा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उस ड्राइवर की बात का कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरी ओर जिस छात्र ने, जिस अभ्यर्थी ने नकल की बात उठाई और कहा कि उनके पेपर की सील टूटी हुई है, उसी अभ्यर्थी के खिलाफ नकल विरोधी कानून का जो पहला मुकदमा है वो दर्ज कर दिया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर विवाद नहीं थम रहा है। सरकार के कड़े नकल विरोधी कानून के बावजूद परीक्षाओं पर सवाल उठना गंभीर है। क्या सरकार बेरोजगार युवाओं द्वारा उठाए गए सवालों पर कोई कार्रवाई करेगी? क्या मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सफाई करेंगे? क्या राज्य में नकल विरोधी के हाथ कानून से भी लंबे हो रहे हैं? ऐसे अनगिनत सवाल अपने जवाब के इंतजार में हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। परीक्षाओं को लेकर परीक्षार्थी जो हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में शामिल होने के लिए 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी पहुंचे, लेकिन आपको बता दें 63,000 बच्चों ने इस परीक्षा में भाग नहीं लिया। वो बच्चे जो दिन रात रोजगार पाने के लिए मेहनत करते हैं और जब यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है, पेपर लीक होने का मामला सामने आता है। हालांकि इन्हीं स्थितियों को देखते हुए पूर्व में अभी जो मौजूदा सरकार है उत्तराखंड की, पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून इसलिए बनाया कि इस नकल विरोधी कानून के जरिए ये पारदर्शी हो सकें परीक्षाएं। लेकिन स्थिति जस की तस नजर आ रही है और इसीलिए विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संगीता शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रविंद्र कुमार जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। देखा जाए तो ये इतनी लचर व्यवस्था हो कैसे जाती है कि विपक्ष इस तरीके से इल्जाम लगाता है, वो अलग बात है, लेकिन ये तस्वीर आती क्यों है? इन परीक्षाओं को पारदर्शी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? नकल विरोधी कानून भी ला दिया गया, बावजूद इसके नकल माफियाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। वजह क्या है? आपसे ही जान लेते हैं। सोनी जी, देखिए, मैं पहला शुरुआत तो
माननीय प्रदेश अध्यक्ष महाराज जी की बात पे करूंगा। जिस प्रकार से उन्होंने भगवान राम का नाम लेके अपनी बात को ऐसे जाहिर किया, तो मुझे एक गाना याद है कि देखो ऐ दीवानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। मेरे ख्याल से जब राम राज्य था तब भी कुछ ऐसे शैतानी ताकतें थी जो लगातार विघ्न डालती थी। तो आप ये ना कहिए कि राम राज नहीं है, राम राज कब आएगा, कैसे आएगा। आप रामचरितमानस पढ़े, रामायण पढ़े, भगवान आपको जरूर सद्बुद्धि देगा। अब आता हूं आपके प्रश्न पत्र के मामले पे। देखिए, जिस प्रकार से एग्जाम होने से पहले कुछ लोगों का षड्यंत्र किया जा रहा था नकल कराने के लिए, और वो लोग थे जो पहले भी नकल में शामिल रहे थे, जमानतों पे बाहर थे, ऐसे कोचिंग सेंटर चलाने वाले थे। उनके यहाँ से कुछ कैश भी बरामद हुआ, कुछ ब्लूटूथ डिवाइस के सहारे वह नकल करवाना चाहते थे। अब बाकी तो जांच के बाद पता लगेगा। देखिए, जिस प्रकार से उनको न्यायालय के सामने पेश किया, नए कानून के तहत उन पे मुकदमा दायर किया, उन्हें रिमांड पे भेजा। बाकी चीजें तो जांच के बाद उसमें पता लगेगी कि कौन कौन लोग थे। लेकिन कुल मिला के जैसा पता लगा है कि 15 छात्र इसमें इन्वॉल्व थे, जो ब्लूटूथ के माध्यम से जो है नकल करना चाहते थे, या उसमें सम्मिलित थे, या नकल के लिए वह प्रेरित थे। तो ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन किसी भी प्रकार का अभी फिलहाल कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि इस एग्जाम का कोई पेपर लीक हुआ है। इसको नकल कराने के बहुत सारे रास्ते होते हैं जो पहले से। अब दूसरी बात पे आऊंगा। जिस प्रकार से अभी सवाल उठाया हमारे यूपीडी के प्रवक्ता ने कि नकल कानून का कोई अभी तक लोगों में खौफ नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पूर्ववर्ती सरकारों की जो लंबे समय से देश पे प्रदेशों पे राज किया, लेकिन प्रेजेंट में जो सरकार है रविंद्र जी, तो उसको कड़ाई से इसका पालन करवाना चाहिए। नकल विरोधी कानून का कोई ऐसे ही आके आरोप लगाकर थोड़ी ना चला जाएगा। कुछ तो साक्ष्य होंगे जिसके आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, नकल विरोधी कानून का जो अभी लागू हुआ है, इसमें अभी तक तो लोग कानून को ऐसा समझते थे जैसे पिछली बार मुझे याद है 2016 में जब हरीश रावत जी की सरकार में हुआ, तो कुछ ही दिन में उनको जमानतों में बाहर हो गए। तो अब ऐसा नहीं है। अब ऐसे कड़े कानून के तहत उन्हें अंदर किया, उनकी संपत्तियां भी कुड़क हो रही है, उनकी संपत्तियों की जांच हो रही है, वो उनको लगातार जेल में रखने का काम किया जा रहा है। तो ये अब लोगों को पता लग जाएगा, जैसे जैसे इनके ऊपर डिसीजन कैडे होते जाएंगे, तो जो लोग इस षड्यंत्रों में या इन उसमें कारगुजारियों में शामिल है, वो या तो सुधर जाएंगे या फिर अंदर जाएंगे। तो यही काम होने वाला है। किसी भी प्रकार से किसी का छात्र का शोषण नहीं होगा। और अभी तक मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा आंकड़ा है कि बच्चों ने परीक्षा में किस आधार पे नहीं बैठे हैं, वह कितने हैं और क्यों हैं। क्या वाकई में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेपर देने नहीं आए, या ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, तो ऐसा कुछ बिल्कुल इसी आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें रविंद्र जी, 1,43,000 बच्चे शामिल हुए हैं इस फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में, और 63,000 बच्चे शामिल नहीं हुए। 63,000 बच्चे जो शामिल नहीं हुए, उसके लिए विपक्ष कह रहा है कि विश्वास नहीं है सरकार पर, भरोसा ही नहीं है सरकार पर। तो ऐसा एग्जाम देने का क्या फायदा जब रिजल्ट ही नहीं मिलना। नहीं, देखिए, जो ये इल्जाम लगा रहे हैं 63,000 बच्चे शामिल नहीं हुए, क्या इसकी प्रमाणिकता है कि इस वजह से नहीं हुए कि जी हमें विश्वास नहीं? ये आपका काम है, ये आपका काम है, जांच कराइए आप सारे साक्ष्य के आधार। बिल्कुल आप इस पर अगर ये बात निकलकर सामने आ रही है, बॉबी पवार ने ये दावा किया है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा से पहले ही बच्चों को, जो नकल माफिया हैं, वो पेपर पढ़ा दे रहे हैं, तो भाई ये स्थिति क्यों आ रही है? तो इसका मतलब कि कोई कड़ाई नहीं बरती जा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अगर उनको ऐसी जानकारी है कि कुछ बच्चों को पढ़ाया है, तो वह उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वह एक बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं और एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, और उन्हें जरूर बताना चाहिए वह कौन लोग हैं साक्ष्य के साथ। अगर खाली आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने तो सरकार को दोषी माना है, लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। देखिए, सवाल कार्यप्रणाली पे उठाना उनका नैतिक अधिकार है कि अगर किसी की
सवालिया कोई किसी के कार्य प्रणाली में उन्हें कोई दिक्कत है। लेकिन अगर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए अगर उन्हें पता है कि कुछ बच्चों को पेपर पढ़ाया गया है और वह पेपर वाकई में लीक हुआ, तो बॉबी पवार जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उन्हें जरूर सामने आके जो जांच एजेंसियां हैं उनको बताना चाहिए, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। वो बेरोजगार संघ चलाते हैं, और अगर खाली पब्लिकली स्टंट, वो एक राजनीतिक स्टंट लेना चाहते हैं तो वो विषय अलग है। चलिए, हमारे साथ वसी जैदी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वसी जैदी जी, आपके पास आते हैं। बेरोजगार संघ ने एक बार फिर से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे आप? वसी जैदी जी, अनम्यूट करिएगा। चलिए, दोबारा से जुड़ेंगे। संगीता शर्मा जी, आपके पास आएंगे। आप क्या कहेंगी, नकल विरोधी कानून का पालन कितना किया जा रहा है? अरुण शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण शर्मा जी, आपके पास आ जाते हैं, बाकी मेहमान जुड़ेंगे तो उनसे चर्चा करेंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अरुण शर्मा जी, बेरोजगार संघ ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तस्वीरें बार बार आ क्यों रही हैं? नकल विरोधी कानून बनाए जाने के बाद भी पारदर्शिता नजर नहीं आ पा रही है, वजह क्या मानते हैं? सोनी जी, देखिए अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को सामने आकर बोलना चाहिए, तो वो पर्दे के पीछे तो बोले नहीं, सामने उनकी सामने आकर ही अरुण जी सामने आकर ही बोला है उन्होंने, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बातें कही हैं, और उन्होंने और भी कई आरोप लगाए हैं कि 2016 में जो पेपर छपा था वही 2022 में भी सामने आया, उसमें डेट 2016 पड़ी हुई है। बिल्कुल वही हो रहा है। और सोनी जी, मुझे तो अब धीरे धीरे ये लगने लगा है कि जो नकल माफिया है उनके तार बड़े गहरे तक जुड़े हुए हैं जी। अगर लगातार इतनी बड़ी चुनौतियों के बाद, इतने सख्त कानून के बाद भी अगर कहीं पेपर की तैयारी, पेपर रखकर सामने आए, तो निश्चित तौर पर यह बड़ा गंभीर विषय है। यह आसानी से, देखिए यूपीएससी के या पूरे देश में इतनी परीक्षाएं होती है, क्या हर परीक्षा नकल के घेरे में होती है? आप ये देखिए, ये पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑल इंडिया परीक्षाएं होती हैं या अलग अलग स्टेट की परीक्षाएं होती है। अब तक तो हम ये कहते थे कि हिमाचल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कई जगह इस तरह के प्रकरण सामने आए हैं कि जहां पेपर लीक हुए हैं। लेकिन उत्तराखंड में तो अगर लगातार ऐसी घटनाएं घटती जाएंगी तो निश्चित तौर पर ये युवाओं के लिए खतरे की घंटी है, और सरकार के लिए भी खतरे की घंटी है, चुनौती है। और अगर वो ये युवा एक बार आपसे रूठ गए तो उसके बाद कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। इस देश का इतिहास है, जब कोई परिवर्तन हुए हैं बड़े, तो वो युवाओं के दम पर ही हुए हैं, और युवाओं ने उनमें बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई है। बिल्कुल। अब निश्चित तौर पर ये देखिए, दावे करना अलग बात है, और चीजें जब लगातार सामने आती है तो गंभीरता बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, आपने कानून बना दिया, कानून का पालन भी होगा, कानून के अनुसार मुकदमे भी होंगे, लेकिन भाई अगर इस तरह की चीजें सामने आती रहेंगी तो क्या जवाब देंगे आप उन युवाओं को जिन्होंने 63,000 ने एग्जाम नहीं दिया? कौन से कारण है? ढूंढना पड़ेगा इसे। वो युवा बाहर के नहीं है, इसी प्रदेश के हैं, और वो युवा वो हैं जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने वोट भी दिया होगा, अगर उन्हीं के साथ इस तरह का खिलवाड़ होगा। बिल्कुल, युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है, भविष्य का निर्माण किया जाता है युवाओं के जरिए। अगर उनकी बेरोजगारी नहीं दूर होगी, वो ऐसी परीक्षाओं में भाग लेंगे, वहां पर पारदर्शिता नहीं होगी, नकल के जरिए जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन्हें वो परिणाम नहीं मिल रहा है, जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं वो नकल के जरिए पास हो जाते हैं, तो देश का भविष्य कहाँ जा रहा है? सरकार को इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपके पास आएंगे संगीता शर्मा जी।
देखा जाए तो एक बार फिर से लोक सेवा आयोग पर सवाल खड़े हुए हैं। देखिए सोनी जी, लगातार जो प्रकरण सामने आ रहे हैं, पहले 22 बार पेपर लीक होना, फिर नकल विरोधी कानून बनने के बाद भी इस तरह के प्रकरण सामने आना, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो नकल माफिया हैं उनके अंदर सोनी जी कोई डर नहीं है इस नकल विरोधी कानून का भी, जिसकी वाहवाही लगातार भाजपा ने लूटी। उसके बाद रैलियां निकाली गई, आभार रैलियां निकाली गई, लेकिन स्थिति अभी भी वैसी की वैसी है। आप देखिए, एक दिन पहले इस तरह का प्रकरण सामने आता है तो बार बार ये कह देना कि बहुत कड़ा कानून बना दिया, कड़ा कानून बना दिया, लेकिन नकल माफियाओं का डर तो अंततः अभी भी वैसा ही है। तो जब तक आयोग के भीतर की सफाई नहीं होती, जिस तरह से बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार लगातार इस मांग को उठा रहे हैं, और देखिए युवा लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पहले दिन से उनकी मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए। उन्होंने लाठी डंडे सब खाए, ऐसा भी दिन हमने देखा, लेकिन देखिए उसके बाद भी सरकार ने एक कानून बना के इसको छोड़ दिया और जांच के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया। तो युवाओं का जो भरोसा है वो कैसे सरकार पर होगा, और उसके बाद भी इस तरह के चीजें बीच में आना। तो देखिए बहुत बड़ी मछलियां हैं सोनी जी जो संलिप्त हैं, क्योंकि इस तरह का प्रकरण यूं ही नहीं हो जाते। तो कोई ना कोई ऐसे गिरोह काम कर रहे हैं जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, जो इस तरह की चीजों को अंजाम दे रहे हैं। तो सरकार जब तक सिर्फ एक कानून बना करके, धन्यवाद रैलियां निकाल करके, आभार रैलियां निकाल करके, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उन बड़ी मछलियों को जब तक नहीं पकड़ेंगे, उनको सजा नहीं मिलेगी, तब तक उत्तराखंड के जो युवाओं का भविष्य है उसके साथ ऐसे ही खिलवाड़ होगा। और देखिए, एक तो बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार उत्तराखंड में, दूसरा पलायन इस कदर हो रहा है क्योंकि विश्वास हटता जा रहा है। युवाओं को लगता है कि सरकारी नौकरी हम देंगे, पेपर लीक होगा, इस तरह के प्रकरण सामने आएंगे कि बच्चों को पेपर पहले रटा दिया जाएगा, वो भर्ती हो जाएंगे, हम फिर रह जाएंगे। हमारी तैयारी, हमारी आर्थिक स्थिति, परिवार का बोझ वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वो बाहर नौकरियां करने के लिए मजबूर हैं कि हम कैसे यहाँ रुकें। तो जो पलायन आयोग ने आंकड़ा दिया वो एक बड़ा आंकड़ा था कि 230 लोग रोज यहाँ से जा रहे हैं, तो गांव के गांव खाली हो रहे हैं। तो सोनी जी हम देखें तो बहुत से पहलू इन चीजों से जुड़े हुए हैं, सिर्फ यही नहीं कि बच्चे पेपर दे रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम देखें तो इन पेपरों से, युवाओं की नौकरी से, उनके परिवार से बहुत सी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो सरकार को इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और जो युवाओं की मांग है उस पर भी अमल करना चाहिए। बिल्कुल, और नकल विरोधी कानून जिस वजह से बनाया गया है, इसको देखते हुए सरकार को भी ये चाहिए कि क्या वाकई नकल विरोधी कानून का पालन किया जा रहा है, सख्ती से इसका पालन करवाया जा रहा है। क्योंकि जब भी परीक्षाएं आती हैं तो सीसीटीवी की नज़र में ये परीक्षाएं होंगी, नकल माफियाओं पर अंकुश लगेगा। तो आखिर ये कैसा अंकुश है जो कारगर साबित होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे। चलो, परीक्षा पर राज, विपक्ष का प्रहार। लगातार देवभूमि के दंगल में हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बेरोजगार संघ ने एक बार फिर से लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और सवाल जायज़ भी हैं कि जो बच्चे मेहनत कर कर परीक्षा में शामिल होते हैं और जब उनको पता चलता है कि ये पेपर लीक हो चुका है और यहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं, तो ऐसे में उनकी मेहनत में पानी फिर जाता है। इसीलिए सरकार को गंभीर होने की ज़रूरत है और इसीलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपके पास आएंगे वसी जैदी जी। अगर देखा जाए वसी जी, तो क्या मंशा नज़र आ रही है सरकार की? क्या रोजगार नहीं देना चाहती और कैसे मिलेगा ऐसी स्थिति में? देखिए सोनी जी, उत्तराखंड 23 वर्ष का होने जा रहा है और 23 वर्ष के इस कार्यकाल में कई मुश्किलें है, लेकिन ऐसी आत्ममुक्त सरकार हमने आज तक नहीं देखी जो सिर्फ अपने आप में ही होती है, जिसे सिर्फ अपनी फिक्र है और जो सिर्फ अपनी केंद्रीय हाईकमान की मोदी जी की चीज सुनी रही। ये नकल विरोधी कानून बनाते हैं, उसके बाद भी छात्रों का विश्वास नहीं जीत पाते, अभ्यर्थियों का विश्वास नहीं जीत पाते। और जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से मालूम हो, 60,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। तो ये जो है विश्वास टूटा है, लेकिन ये साथ मुक्त सरकार को खुद के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, केंद्रीय हाईकमान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। और मैं कोई ऐसा पोस्टर मैंने नहीं देखा अभी तक पुष्कर सिंह धामी का जिसमें मोदी की तस्वीर ना हो, उनसे बड़ी तस्वीर ना हो। तो मोदी धामी की सरकार है, ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, लेकिन बावजूद इसके व्यवस्थाओं को नहीं सुधार पा रही। पहली बार ऐसा हुआ है कि अभ्यर्थियों का ऐसा विश्वास टूटा हो। और ये बार बार बात करते हैं जब माहौल ज्यादा अच्छा होने लगता है,
तो ये लैंड जिहाद, लव जिहाद और मदरसों की हम सर्वे कराएंगे। 2 साल होने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी को, मेरे ख्याल से जून या जुलाई में 2 साल में हो जाएंगे। अभी तक वो सर्वे ही कराएंगे। एक बार कोचिंग सेंटरों पे भी सर्वे करा लें, जो बार बार इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। और अभी ये परीक्षा हुई, कल भी कई 1-2 छात्रों से, अभ्यर्थियों से मेरी बात भी हुई। एक विश्वास जो था उनमें, जो एक तरोताजगी होती है, वो दिखाई नहीं देती। और क्या इनका सिस्टम रहा, उससे पहले गिरफ्तारी हुई मुकेश सैनी की, और उसके संचालक जो कि 2016 में पहले भी वो गिरफ्तार हो चुका था, उसके बावजूद वो अपना कोचिंग सेंटर चला रहा था, अपनी गतिविधि कर रहा था। तो इन व्यवस्थाओं से बाहर निकल पाने में नाकाम सरकार हुई है। और जो बड़ी मछलियों को बचाने की जो इसकी एक कुचेष्टा है, जो इनका एक कुप्रथा है, उसका एक बड़ी वजह है कि नकल विरोधी कानून बनने के बाद भी लोगों में कोई डर और भय का माहौल नहीं, क्योंकि उनके आका भी तक बैठे हैं। आप मुझे बताइए, नकल विरोधी कानून बना, लेकिन सचिवालय स्तर तक या मंत्रालय स्तर तक या उससे बड़े स्तर पर कोई बड़ा आपको बदलाव देखने को मिला हो तो 1-2 व्यक्तियों का नाम मुझे बता दें कि हम 200 पदों पर सचिवालय में बता दीजिए। क्योंकि सवाल वही है कि ऊपर तक मिली भगत है, और इस मिली भगत को तोड़ने के लिए जब तक आप बड़ी व्यक्तियों को नहीं पकड़ोगे तो इस तरह की गतिविधियां सामने आती रहेगी, अभ्यर्थियों में निराशा का माहौल बना रहेगा। और जो ये गतिविधियां कोचिंग सेंटर संचालक हो या और चीजें हों, और जो इनके बाद इनके आका जो बाद में सामने आते हैं, जितने भी लोग पकड़े जाते हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा से इसका इन्वॉल्वेशन होता है। तो ये बड़ा मामला है। बेरोजगारी का जो दर इस वक्त उत्तराखंड में, वो वाकई में निराशाजनक है, और इस मामले को कहीं ना कहीं धामी सरकार को समझना होगा। लेकिन धामी सरकार मोदी जी के उस एक जो उनका हो रहा है, उससे बाहर ही कहीं ना कहीं निकल पाने में असफल साबित हुई है। और हर क्वेश्चन में मोदी धामी सरकार, लेकिन उस धामी सरकार उस मोदी का, उस केंद्र सरकार का उपयोग भी तो करे, वो कहीं दिखाई दे नहीं होता। क्योंकि चलो मैं मानता हूं कि खंडूरी जी और निशंक जी के टाइम में सेंटर में हम लोग थे, यूपी की सरकार थी, लेकिन नित्यानंद स्वामी जी रहे, भगत सिंह कोश्यारी जी रहे, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी, 4 ऐसे मुख्यमंत्री रहे। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं लिखा कि स्वामी बिहारी की सरकार या कोश्यारी बिहारी की सरकार या त्रिवेंद्र मोदी की सरकार। तो इस जो एक आत्ममुग्ध सरकार है, ये इस बार प्रदेश की व्यवस्थाओं को अब नहीं सुधार पाएगी, तो फिर कब सुधार पाएगी? आपके पास बहुमत है, दूसरी बार आपको कार्यकाल करने का क्या वजह है रवीन जी? क्या इसी मिली भगत को नकल विरोधी कानून क्या तोड़ पाएगा? क्या वजह है? जवाब दीजिए। रवीन जी अनम्यूट करिएगा जी। जी देखिए, लगातार जिस प्रकार से आज हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। किसी प्रकार के नकल को षड्यंत्र करा रहे थे, जिसकी षड्यंत्र में कामयाब होते उससे पहले हमारी जांच एजेंसियों ने पकड़ लिया। ये अभी तक जो है ये बात सामने। आप ये लगाइए कि अगर माननीय धामी जी के नेतृत्व में ये सरकार ना इतनी सक्षम होती, ना इतना जबरदस्त तरीके से निगाह रखती ऐसे लोगों पे, तो शायद संभव नहीं था। ये फिर 2016 की भांति ये व्यक्ति कामयाब हो जाता और नकल करा के फिर 10-12 दिन में ये जिस प्रकार से हरीश रावत जी, क्या बेरोजगार संघ राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गया है? हाँ जी, मैं बेरोजगार संघ ने ये सवाल उठाया है, तो क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गया? नहीं, मैं बेरोजगार संघ के किसी भी सवाल पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ही ने जिस प्रकार से कहा कि बॉबी पवार जी ने कहा है कि कुछ बच्चों के पास पहले से ही प्रश्न पत्र को दिखा दिया गया था। अगर इनके पास उन बच्चों का कोई आंकड़ा है या जानकारी है, जब इन्होंने कहा है, तो इन्हें जरूर संबंधित जांच एजेंसियों को बताना चाहिए, क्योंकि ये बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है। अगर मेरी बात में कहीं गलत है तो आप यहाँ बैठा हुआ कोई भी इस बात को नकार सकता है, अगर मेरे को किसी बात की जानकारी। हाँ, अगर वैसे ही जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि कुछ औरतों ने मुझे आके गया, हमारे पे जुर्म हो रहा है, मेरी सभा में एक आतंकवादी, अगर उसी प्रकार का इनका कोई नहीं, वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम बोला, देखिए सुनिए, राहुल जी का आपने चर्चा की ना, आप लैंड जिहाद जिस प्रकार कांग्रेस के शासनकाल में लैंड जिहाद चला है, वो सबने देख लिया।
अब आप ये उसको आपके शासनकाल में भी लैंड से आज आपके शासनकाल में आप उसको चलिए लैंड जिहाद से इधर बात करिए। इन परीक्षाओं पर ये नकल विरोधी जो कानून बना है ये कितना कारगर साबित होगा? इन्होंने राहुल जी का नाम लिया। सुन लीजिए, राहुल जी ने कहा नहीं क्या? आप ये बताइए, अगर दिल्ली में मोदी सरकार है, लोगों ने स्टेट में धामी जी की सरकार है, तो धामी मोदी की सरकार है, आपको क्या? वसी जी सुन लीजिए, में नहीं हो, आप इस उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। आपकी सबसे बड़ी परेशानी है कि हम सत्ता से बाहर क्यों? भैया धामी जी की सरकार है, दिल्ली में मोदी की सरकार है। आप ये बताओ, क्या राहुल गांधी जी ने नहीं कहा था? राहुल गांधी जी ने नहीं कहा था मेरे सामने एक आतंकवादी खड़ा था और मैंने उसे भेज दिया, उससे मेरी आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। वसी जी आपके पास आए तब बोल लीजिएगा, अभी मौका मिलेगा आपको। जी रविंद्र जी, देखिए जी मैं सेंटर में ले जाते हैं। देखिए, अगर किसी प्रकार का राजनीतिक इसमें कोई करना चाहता है तो वो विषय अलग है। बाकी सवाल किसी का खड़ा करना, उसके लिए हम जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन ये कहना कि प्रश्न पत्र लीक हुआ, तो मैं सिरे से इस बात को नकारता हूं। किसी भी प्रकार का प्रश्न पत्र लीक होने की कहीं से कोई सूचना नहीं है, कोई खबर नहीं है। आरोप लगाना और आरोप मानना बहुत बड़ी बात है रविंद्र जी। आरोप मानना, और अगर कोई इस बात को बार बार कह रहा है कि 2016 और एक ऐसे पत्र भी दिखाया जा रहा है, तो उसको आप कैसे नकार सकते हैं? हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, हम इस तरीके से दिखाएंगे, इसमें लिखा हुआ है, तो आप कैसे नकार सकते हैं रविंद्र जी? देखिए सोनी जी, क्या होता है कि पेपर तो माननीय केजरीवाल जी ने भी 400 पन्नों के दिखाए थे। अभी कोई ज्यादा लंबी पुरानी बात नहीं है कि शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पे कॉमनवेल्थ के इतने बड़े वो है, क्या कहते हैं, 400 पन्नों की 400 की फाइल है, पूरा घोटाला हुआ है। तो वो ना तो शीला दीक्षित जी को सजा करा सके, ना उन्हें अंदर करा सके। तो ये कहना गलत है कि कौन सा पेपर क्या दिखा। अगर वो कोई ऑथेंटिक है, कोई इस बात के लिए अगर है, तो उसे उन्हें कोर्ट में जाके बिल्कुल जमा कराना चाहिए, संबंधित जांच अधिकारी के सामने रखना चाहिए कि देखिए जी ये है। और ये खाली अगर कोई पब्लिक स्टंट है तो वो ठीक है, वो पॉलिटिकली उनका मर्जी है, वो अपना एजेंडा तय कर सकते हैं, जैसे चाहे चला सकते। बिल्कुल, ये पब्लिक स्टंट तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर बेरोजगार संघ ने लोक सेवा आयोग की इस कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं तो जरूर ऐसा कुछ नजर आया है और ऐसा सामने आया है, इसीलिए ये सवाल उठाए गए हैं। आपके पास आएंगे अरुण शर्मा जी, संगीता जी आपके पास आते हैं। क्या जैसा कि कहा गया, अब इससे रोजगार, जो बेरोजगारी है वो कैसे दूर होगी? अगर इस तरीके से काम किया जाएगा तो कैसे बेरोजगारी दूर होगी? अनम्यूट करिएगा संगीता जी। देखिए, भाजपा दूसरों पर इल्जाम बहुत जल्दी लगा देती है सोनी जी कि उसने 400 पन्नों की फाइल दिखाई, उसने 200 पन्नों की फाइल दिखाई। और हमारे देश के, भारत जो एक शक्तिशाली देश है, उसके प्रधानमंत्री जब इस बात को कहते हैं कि मेरे नाम की सुपारी दी जा रही है, तो कितना दुखदाई है। तो यहाँ का एक जो जनता है, जो लोग हैं, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? आप सोचिए, इस तरह की बात मानिए प्रधानमंत्री जी के मुंह से शोभायमान लगती है। अब मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आती हूँ। आपने कहा नौकरी कैसे मिलेगी, तो देखिए नियत होनी चाहिए सोनी जी, काम करने के प्रति। नियत से ज्यादा इनको अपनी वाहवाही से मतलब है, इनकी काम करने की नियत नहीं है। इसीलिए बस जब कानून आया तो उसके लिए रैलियां निकाली गई, लेकिन बेरोजगार संघ के साथ बैठकर वार्ता नहीं की गई, लाठी डंडे चलाए गए। बाद में माफी भी मांगी इनकी सरकार ने। इनके पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय धामी जी ने भी कहा कि उनके साथ गलत हुआ। किसके इशारे पर हुआ, क्यों हुआ, ये आज तक पता नहीं चला कि कौन ऑफिसर उसमें सम्मिलित था, किसकी वजह से ये प्रकरण हुआ जो उन पर लाठी डंडे चलाए गए। तो देखिए, आपको युवाओं को नौकरी देनी है तो इस तरह के प्रकरण कैसे हो रहे हैं? जो भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं सारे उत्तराखंड में ही चल रहे हैं, कोई बाहर के नहीं है। जो लोग हैं वो कैसे संलिप्त है? और देखिए, बार बार भाजपा के लोग ही इसमें सम्मिलित निकलते हैं। तेलंगाना में भी जब पेपर, वहां के जो अध्यक्ष थे इनके भाजपा के, वही सम्मिलित थे। जब प्रकरण हुआ नकल कराते हुए वही पकड़े गए। तो देखिए, बार बार इन्हीं के नेताओं का इनमें सम्मिलित होना, डबल इंजन की सरकार होना। तो डबल इंजन की सरकार का दुरुपयोग कहीं इसलिए तो नहीं हो रहा है कि भाई इस तरह के कारनामों को अंजाम दिया जाए और बखूबी डबल इंजन की सरकार का प्रयोग किया जाए। जो बड़ी मछलियां हैं वो अपना इस्तेमाल जो है वो सत्ता
की जो ताकत है उसका इस्तेमाल इन सारी चीजों के लिए कर रही है। चाहे हम नकल माफियाओं को देखें, खनन माफियाओं को देखें, सारे माफिया तो इनके राज में फल फूल रहे हैं। सोनी जी, परेशान कौन हो रहा है? जनता परेशान हो रही है। आज उत्तराखंड का युवा परेशान हो रहा है। आप सोचे 23 वर्ष उत्तराखंड को बनने के बाद भी आज क्या हालत है, और शुरू से आखिर तक हम देखते आ रहे हैं लगातार प्रकरण। तो कैसा भय है आपकी सरकार का? आपकी डबल इंजन की सरकार है, किस तरह का भय है माफियाओं में? अगर आपकी ताकत का, आपकी सरकार का, आपकी सत्ता का उनमें भय होता तो इस तरह के प्रकरण रवि भाई सामने नहीं आते। वो इस कानून से भी डरते और ऐसे काम करने से पहले 10 बार सोचते, लेकिन वो फिर भी नहीं सोच रहे हैं। हर पेपर से पहले कुछ ना कुछ खबर सामने आ जाती है, हर पेपर से पहले युवाओं को निराशा हाथ लगती है। तो दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय जो इम्प्लीमेंटेशन है धरातल पर वो करिए बखूबी, तब बेहतर होगा, युवाओं का भविष्य उससे सुधरेगा। बिल्कुल, इस और थोड़ा सा गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि 1,43,000 परीक्षार्थी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में बैठे, उन्होंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने में भी पैसे लगते हैं, वो फ्री में फॉर्म नहीं भरता है मुझे लगता है। तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, शिव प्रसाद सेमवाल जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके पास आएंगे। लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल उठ रहा है। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में भी धांधली की खबर सामने आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आप ये लगा लीजिए कि जो ड्राइवर और उसका मालिक खुद कह रहा है कि साहब मेरी गाड़ी रास्ते में रोकी गई, हैक किया गया और मेरे पेपर जो है निकाल दिए गए, सील तोड़ी गई। उस ड्राइवर की और उसके मालिक के कहने पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जिस छात्र ने ये सवाल उठाया कि भाई मुझे सील टूटा हुआ पेपर मिला, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इसी बात पर मैं आ भी रही थी। नकल विरोधी कानून है, नकल विरोधी कानून जो मजबूत नहीं बनाया, हम लोग शुरू से मांग कर रहे थे कि इसे मजबूत कानून बनाया जाए, लेकिन ये लचर कानून है। इसका परिणाम आप देख सकते हो कि जो लोग, जिन लोगों पे पहले ही मुकदमा दर्ज हो चुका है नकल कराने को लेकर के, वही लोग फिर दोबारा से नकल कराने में शामिल हैं और वही लोग फिर उसमें दोबारा संलिप्त पाए गए। इसका मतलब कि उन लोगों को इस कानून का कोई भय नहीं है। और यही हम लोग शुरू दिन से कह रहे थे कि ये कानून नकल के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाने के लिए बनाया गया है। जिस तरीके से नकल विरोधी कानून का पहला मुकदमा नकल के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्र और अभ्यर्थी के खिलाफ किया गया, उससे साफ जाहिर है, वो ये बताता है कि ये नकल माफिया को संरक्षण देने वाला कानून है और जो नकल के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं उनको दबाने वाला, उनको प्रताड़ित करने वाला, उनको डराने वाला कानून। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पूरे नकल वाले जो पूरा जो नेक्सस है, इसकी जांच सीबीआई को दी जाए तत्काल, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि नकल विरोधी कानून बनाने के बावजूद भी सरकार नकल पर रोक लगाने में नाकाम रही है। इसलिए हमारी मांग है कि ये सरकार के बस का नहीं है, क्योंकि सरकार की एसआईटी, सरकार का एसटीएफ, सरकार की आईटी, सरकार की एसआईटी, इसलिए इस सरकार की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। सरकार का जो कार्य है अभी तक का, उससे सरकार पे सवाल खड़े होते हैं और हाई कोर्ट ने भी सिटिंग जज की निगरानी में इसकी जांच करने से मना कर दिया है। इसलिए अब सरकार के पास, क्योंकि सरकार के बस की थी नहीं, तो सरकार ने बोला हाई कोर्ट निगरानी करे, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, तो अब क्या बचा? अब सीबीआई बची केवल। तो सीबीआई से डर क्यों है सरकार? इसलिए हमारा कहना है कि इससे पहले कि दोबारा से छात्र सड़कों पे आए, क्या सीबीआई जांच कराई जाएगी इस मामले की? सरकार को चाहिए कि इसकी जांच सीबीआई को तत्काल दी जाए। जी रविंद्र जी, देखिए, जिस प्रकार से हमारे साथी यूकेडी के प्रवक्ता ने झूठ और भ्रम की बात फैला के ये कहा कि उस लड़के के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया, मैं बता दूं कि उसके ऊपर मुकदमा क्यों कायम है। उसने अफवाह फैलाई कि लीक हो गया, जबकि पेपर तो बात कर रहे हैं। कैसी बात? अरे क्या अफवाह क्या फैलाई? अरे भाई, ड्राइवर ने खुद बोल दिया। देखो सर, मेरी बात सुनो, आप प्रवक्ता भले ही हो, गलत चीजों में भागीदार मत बनो, नहीं तो कौरवों जैसा हाल होगा। कौरवों में कोई नहीं बचा था, द्रोणाचार्य भी नहीं बचे, भीष्म पितामह भी नहीं बचे। चलिए, वो तो जांच का विषय है ना रविंद्र जी, वो तो जांच का विषय है। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि उसने अफवाह फैलाने का काम किया, भ्रम फैलाने का काम किया, या वाकई पेपर लीक हुआ और उसने वो आवाज उठाई तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। वो तो जांच का विषय है, आप जांच करा लीजिए रविंद्र जी। दी जाएगी तो क्या आप गलत बात कह रहे हो? देखिए, सेमवाल जी ने अपनी बात रखी, उनका अधिकार, उनका मेरा भी अधिकार है कि वह भी मेरी पूरी बात सुने। और देखिए, लगातार सीबीआई की जांच को लेके कहते हैं, अगर ये इतना ही ज्यादा इनको माने, अरे ये बताओ कि जब ड्राइवर ने खुद बोला मेरी गाड़ी लूटी गई, कोर्ट में जाके सीबीआई के लिए मांग क्यों नहीं करते? ड्राइवर ने बोला कि नहीं बोला? ड्राइवर की मालिक ने बोला। चलिए शिव प्रसाद जी सुन लीजिए। कह चुके हैं
कोर्ट जब में ड्राइवर और जाएगी, हम ड्राइवर के SIT मालिक की ने जांच बोल दिया है कि मेरी गाड़ी लूट ली गई अब रास्ते में, देखिए, मैं डील तोड़ी ड्राइवर गई, उस पर ड्राइवर ने उसकी बात क्या की कहा, सुनवाई हो कंडक्टर रही। ने क्या कहा, मुझे तो अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा है। देखिए, आपको नहीं है अपनी जांच एजेंसियों पे, अपने कोर्टों पे, तो मैं हमारी उसका कहाँ एजेंसी है? अरे कोर्ट ने तो मना कर दिया कि तुम्हारी चोरी वाली रविंद्र जी को सुन लो, एक साथ बोलने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी बात पूरी हो चुकी है शिव प्रसाद जी, अब जवाब सुन लीजिए, इसके बाद आप बोलिएगा। मैडम मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको पूछो कि भैया वो जब गाड़ी के मालिक और गाड़ी का ड्राइवर ने बोल दिया कि मेरी गाड़ी लूट ली गई, गाड़ी का सुन लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। डीएम है, जज है, अरे भाई जांच एजेंसी जो बात करेंगे उसको बात करेंगे। अरे सेमवाल जी खाम खां की बातें यार, आप कमाल है, इतने वरिष्ठ व्यक्ति हो गए, आप इतने समझदार रविंद्र जी, आप ड्राइवर कंडक्टर की बात कर रहे हैं, आप जांच एजेंसी हमारी बात करेगी, हम उसे मानेंगे, हमारी कोर्ट जो टिप्पणी कर रही है उसे मानेंगे या शिव प्रसाद जी बात पूरी होने दीजिए। आता ना बही जो आप कहें वो सही है ना। अरे सेमवाल जी, आप रविंद्र जी एक बात बताइए, क्या इसकी सीबीआई जांच होगी? रविंद्र जी, आप क्यों लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं? आप यूकेडी है भाई, आप आम आदमी पार्टी नहीं हो, आप आम आदमी पार्टी की तरह राजनीति करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। यूकेडी का जो थोड़ा बहुत ड्राइवर और मालिक ने जब बोल दिया किसको क्या दिक्कत होगी ये आने वाला समय तय करेगा। रविंद्र जी जो सवाल है, क्या इस मामले की सीबीआई जांच कराएंगे? देखिए, सीबीआई जांच को लेके ये कोर्ट में गए थे, विपक्ष के कुछ साथी गए थे, तो कोर्ट ने इन्हें कहा कि हम एसआईटी जांच करा रहे हैं, हमें उस जांच सही दिशा में जा रही है, सही लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इसमें बताइए कि क्या है, आप अपनी जांच एजेंसियों एसआईटी पे भरोसा नहीं है या इनके लिए अगर नहीं है तो दोबारा चले जाए कोर्ट में। भाई अगर आपको लगता है सरकार इसमें कोई ऐसा काम कर रही है, किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, कोई ऐसा नाम है जो आप जिसे जानते हैं, आप उसका नाम लेके जाइए। आपको याद होगा जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी जी और सोनिया जी के खिलाफ कोर्ट के थ्रू मुकदमा कायम हुआ, आपने जब नहीं माना, आप ही की सरकार हुआ करती थी 2012-13 में सुब्रमण्यम स्वामी, जब आपने मुकदमा कायम नहीं किया तो कोर्ट में जाके मुकदमा कायम करा, तो आप जाइए ना अगर ऐसा कोई बात। चलिए भाई वो जो ड्राइवर अरुण जी ये लोगों के बीच में झूठ बोलेंगे, आप कहिए मैं कोई झूठ बोल रहा हूं। रविंद्र जी आपकी बात पूरी हो गई, अरुण जी के पास जाना है। अरुण जी क्या लगता है, अब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये आरोप और अफवाह फैलाने के लिए उसको गिरफ्तार किया गया, उस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये बात बार बार निकलकर सामने आ रही है कि नकल के खिलाफ आवाज उठाने वाले की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है आपको? देखिए जब बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति हो तो किसी ना किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराना ही बेहतर होता है, बिल्कुल, ताकि आपकी सरकार पे जो शक की सुई लटक रही है, जो आपकी सरकार पे एक संदेह का तीर चल रहा है, उससे आप बात साफ घोषित हो सके। अब आप सब कुछ अपने हाथ में ही रख के करना चाहेंगे तो नहीं होगा विश्वास किसी को। अगर 63,000 बच्चे पेपर नहीं दे रहे तो उनके कारण तो गिने जाएंगे, कारण तो जांचे जाएंगे, बिल्कुल कोई जांच तो होगी कि क्यों उन 63,000 बच्चों ने, वो क्या पाकिस्तान के बच्चे थे जिन्हें पाकिस्तान से यहां आने में दिक्कत हो रही थी, वीजा नहीं मिला? अरे वो तो इसी प्रदेश की संतान थे, इसी प्रदेश के युवा थे। अगर आपकी कार्य प्रणाली की वजह से उनके मन में कोई संदेह है और उस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उस संदेह को दूर करिए। बिल्कुल, क्यों बार बार उस संदेह को बढ़ा रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और कोई ये मामला आज का नहीं है, इतने लंबे समय से चल रहा है, लगातार परीक्षाएं हो रही हैं, लगातार परीक्षाओं पे आरोप लग रहे हैं। अब अगर कोई ड्राइवर या मालिक कोई कुछ कह रहा है तो क्या जांच नहीं करानी चाहिए? अरे अरुण जी, रविंद्र जी का ये भी कहना है कि ये राजनीतिकरण है। ठीक है, अगर ये राजनीति खेल रहे हैं तो आप भी राजनीति खेलो, जांच करा लो, साफ कर लो चीजें, क्या फर्क पड़ रहा है? या आप उन सारी चीजों के ऊपर कुंडली मार के बैठ जाओगे, तब तो आपको जनता माफ नहीं करेगी। अगर आपने कुंडली मार, आते हैं रविंद्र जी, आते हैं, तो ये कुंडली मारने की कौन सी दिक्कत है? आप साफ करिए ना चीजों को। क्यों
वो प्रदेश की जनता है, अगर उसके मन में कोई संदेह है तो साफ करिए। कोई विदेशी आक्रामकता नहीं है, विदेशी घुसपैठिए नहीं है, साफ करिए चीजों को। एक संदेह का बीज क्यों पनपने दे रहे हैं आप इन चीजों के ऊपर? और राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, करा लो सीबीआई जांच की संस्तुति। कौन सी आफत है? वैसे भी सारे विपक्षी दल तो ये कहते हैं कि सीबीआई आपका तोता है, तो उस तोते को बोलने दो। आप उस तोते को पिंजरे में क्यों रख रहे हो? जी रविंद्र जी, रविंद्र जी, बिल्कुल अरुण जी की बात पे बिल्कुल 100 आने सहमत हूँ। इनकी एक एक जो बात बहुत अच्छा बोलते हैं और बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से बोलते हैं। लेकिन मेरा सवाल माननीय अरुण शर्मा जी से है, क्या जो सीबीआई ने और तथ्यों पे जांच करी है, क्या इनको मानते हैं या ईडी ने जो कार्रवाई करी उसे मानते हैं? देखिए, सवाल सिर्फ ये है कि इनका काम माने ना माने ये अलग बात है रविंद्र जी, लेकिन जांच कराना सरकार की जिम्मेदारी है, अपने आप को बेदाग साबित करना। मांग भी वही कर रहे हैं जिनको सीबीआई पे विश्वास नहीं है। अगर वो मांग कर रहे हैं तो करवा दो, क्या बोल रहा है? सीबीआई और ईडी के खिलाफ 14 दल जो है कोर्ट चले गए, उन्होंने कहा इनकी जांच बंद करवा दो। एक तरफ कह रहे हैं जांच करवा दो, अब आप तो करवा दो। अब इनकी नहीं, अब ऐसा नहीं होता ना सर। ये कभी कहे कि हम जहाज के ऊपर बैठेंगे तो जहाज के ऊपर बैठ जाओ, कभी कहे जहाज के नीचे बैठेंगे, तो सर ये नहीं हो सकता ना। जहां अगर विपक्ष इतना भ्रमित हो चुका है, इतना झूठ से लवरेज हो चुका है, क्योंकि इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा वहीन है। ये एक झूठ के सहारे मुद्दों को तलाशना चाह रहा है और आप लोग सर मुद्दे दे भी देते हैं। जी सोनी जी क्या कहा? रविंद्र जी, आप लोग मुद्दे दे भी देते हैं। नहीं, मुद्दे हमने क्या दिए? देखिए, अब अगर खामखा किसी चीज को रस्सी का सांप बना के सांप है सांप है सांप है चिल्लाते रहे तो ठीक है, आप सांप मानिए, हमारी तरफ से तो रस्सी है, आप उसे देखते रहिए सांप। रविंद्र भाई, इन मामलों में तो अजगर भी बाहर आया है। सांप छोड़िए, अजगर बाहर आया है। चलिए आपके पास आते हैं, वसी जी, आपका फाइनल कमेंट लेते हैं। क्या लगता है सीबीआई जांच से संतुष्ट होंगे? देखिए, मैं बिल्कुल अपने जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, मेरे बड़े भाई अरुण शर्मा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। दरअसल भाजपा की मंशा खराब है ना। अगर भाजपा की मंशा खराब ना होती तो आप देखते कि इतना बड़ा लाठीचार्ज हुआ छात्रों के ऊपर, बेरोजगार संघ के ऊपर। अगर इनकी मंशा साफ होती तो ये इस तरह का घटनाक्रम ना होता, और अगर इनकी मंशा साफ होती तो उसके बाद डीएम या एसएसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती। किसी एक अधिकारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनकी मंशा अगर साफ होती तो जब भ्रम की स्थिति है तो करा लो ना भाई सीबीआई की जांच भी। मोदी धामी की सरकार है, सीबीआई मोदी की हो गई, धामी की एसआईटी हो गई, तो मोदी की सीबीआई से डर क्यों है आपको? क्यों एसटीएफ की जांच आप उससे एसआईटी को सौंपते हो? और अगर ऐसी भ्रम की स्थिति अगर हम कोर्ट के थ्रू करेंगे तो आपकी आत्मचेतना क्या कह रही है? आपकी आत्मचेतना क्यों नहीं जागती? कोर्ट के थ्रू तो बहुत सारे मामले हो जाएंगे और आज तक हुए कोर्ट के थ्रू मामले। लेकिन अगर सीबीआई की जांच की संस्तुति अगर राज्य सरकार कर देगी तो उनसे क्या नुकसान है उसके अंदर? वहां भी तो मोदी की सीबीआई है, सरकार तो मोदी धामी की है, तो फिर डर किस बात का है? लेकिन इन लोगों को भ्रम की स्थिति को बनाए रखना है, इन लोगों को, छात्राओं को, अभ्यर्थियों को परेशान रखना है, इन लोगों को बेरोजगारी को बढ़ावा देना है। तो इस तरह के घटनाक्रम जो चल रहे हैं लगातार चलते रहेंगे। क्यों जांच नहीं होती? इतने सारे कोचिंग सेंटर कुकुर मुत्तों की तरह खुल रहे हैं, क्यों इसकी जांच नहीं होती? क्यों इस बात का सर्वे नहीं होता? क्यों इस तरह के नकल माफिया कानून के बाद भी लगातार इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं? क्योंकि बड़ी मछली आपके ही कब्जे में बैठी है, आपकी सरकार में, आपके आकाओं की बराबर में बैठी है। जब तक आप उन इसीलिए ये नकल विरोधी कानून जो है वो कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। आपके पास आएंगे शिव प्रसाद जी, फाइनल कमेंट आपका भी ले लेते हैं। अनम्यूट करिएगा। जब गाड़ी के मालिक ने और गाड़ी के ड्राइवर ने बोल दिया कि भाई हमारी गाड़ी थी और हमारी गाड़ी को बीच में रोक के जो है इसकी परीक्षा पेपर्स निकाले गए, सील तोड़ी गई, तो आखिर उनकी बात पे संज्ञान क्यों नहीं ले रही सरकार? कारण बताए ना प्रवक्ता जी। इसका मतलब यह है कि सरकार इसमें शामिल है, सरकार पेपर लीक कराने वालों में शामिल है, और जब तक गंगाधरी शक्तिमान है तब तक इस राज्य का कुछ नहीं हो सकता है। जनता को देखना चाहिए कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही है।
पेपर पे नकल के खिलाफ आवाज उठाने वालों पे मुकदमा, और जब वो कह रहे हैं कि साहब ये देखो हमारी गाड़ी थी और हमारी सीट तोड़ी गई हमारी गाड़ी के उससे निकाल के पेपर, तो तब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सरकार, जनता ये सब देख रही है, जनता को देखेगी, और चाहे आप कितना भी इसकी पैरवी कीजिए सरकार की, इसका खामियाजा आपके बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा अगर गलत लोगों की पैरवी करेंगे। जैसे गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने की थी और भुगता था, ऐसे ही भाजपा के जितने पैरोकार और प्रवक्ता हैं इन सबको भुगतना पड़ेगा जो बिना बात के सरकार का बचाव करते हैं। क्यों सर, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बढ़िया बढ़िया संगीता जी, मैं ये कह रहा संगीता जी, नेता आप ज्ञान देने लगे। ऊपर वाला संगीता देख रहा है, क्या ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है बीजेपी के आने वाले समय में? मन तो रविंदर भाई का भी सच बोलने का करता होगा, क्या करे पार्टी गलत क्या करे बोलने की एक लिमिटेशन ही होती है। इनका मन बोलता होगा मैं संगीता जी अनम्यूट करिएगा। पार्टी गलत हो गई, लिमिटेशन से पार्टी की कल को इनके घर पे भी चिट्ठी पहुंच जाएगी। क्यों रविंदर भाई? संगीता जी अनम्यूट करिएगा, आपसे फाइनल कमेंट लेना है। देखिए सोनी जी, रवि भाई बार बार कह रहे हैं कि सीबीआई जांच पे भरोसा नहीं है तो करा के क्या करता है। लेकिन देखिए, राज्य का युवा बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी राज्य के लिए युवा एक ताकत होता है, शक्ति होता है। जब उसका विश्वास और भरोसा सरकार खो देगी तो क्या हासिल होगा? जब युवा लगातार इस बात की मांग कर रहा है, बेरोजगार संघ लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच करा ली जाए, तो सरकार को तत्काल सीबीआई जांच करा लेनी चाहिए कि उन युवाओं का भरोसा वापस आए। जो 63,000 अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर नहीं दिया, उनके मन में जो अविश्वास है, उस विश्वास को वापस किया जा सके और उनका सरकार पर भरोसा जगे। बिल्कुल जी को अंदर किया, उसके बारे में क्या कहना है भाई कि आप अन्य मुद्दों? चलिए, इस पूरे मामले की रवीन जी सीबीआई जांच करा लीजिए ताकि विपक्ष को भी संतुष्टि हो जाए और आप भी बेदाग हो जाएंगे जो आरोप लग रहे हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय का अभाव होने के चलते चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर देखा जाए, भर्ती परीक्षा को लेकर नकल विरोधी कानून पर भी सवाल उठ जाते हैं कि आखिर इसका कड़ाई से पालन क्यों नहीं करवाया जा रहा है। क्या जो नकल विरोधी कानून बनाया गया है वो नकल माफियाओं को बचाने के लिए बनाया गया है? जो नकल के विरोध में आवाज उठाएं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी बजाय नकल माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने के। तो इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि भविष्य से जुड़ा हुआ ये मसला है, रोजगार से जुड़ा हुआ ये मसला है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज।